हेलो फ्रेंड्स, तो हम कर रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस। तो ऑलरेडी हम 150 क्वेश्चंस कर चुके हैं। यहाँ पर आपको नंबरिंग जो है वो 51 से शुरू हो रही होगी, बट रिपीटेड नहीं है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को कौन अप्रूव करता है, कौन बनाता है ये प्लान, और अप्रूव कौन करता है? तो अप्रूव जो है वो हमारी SDM में करती है, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, वो अप्रूव करती है डिस्ट्रिक्ट के डिजास्टर प्लान को। इमरजेंसी सायरन्स जो हरियाणा में किसके अंडर आता है? जो इमरजेंसी सायरन बजते हैं तो वो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर भी आता है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी। तो आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। हरियाणा में फ्लड मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा पॉलिसी ड्राइवर कौन है? सबसे बड़ा पॉलिसी ड्राइवर कौन है आपका? HDM में। कौन सा है वो? HDM में हरियाणा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी। वही जो भी डिज़ास्टर होता है हरियाणा में, उसको मैनेज करते हैं। हरियाणा में डिजास्टर वॉलंटियर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है? जो डिज़ास्टर में वॉलंटियर जो सेवा करते हैं उनके अंदर उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका नाम क्या होता है? आपदा मित्र योजना। ये ऑप्शन हो जाएगा आपदा मित्र योजना। हरियाणा में मॉक ड्रिल किस मंथ में मैंडेटरी होती है? भाई किस मंथ में ऐसा है कि वो ज़रूरी ही होती है कि करानी ही है? तो वो होती है आपकी सितंबर में। जितनी भी मॉक ड्रिल्स होती हैं, क्योंकि जितनी भी बाढ़ वगैरह आती है वो ज़्यादातर सितंबर की में ही आती है, तो इसीलिए इसको क्या किया गया है कि सितंबर मंथ से में स्टार्टिंग में ही मॉक ड्रिल होना ज़रूरी हो गया है। इमरजेंसी किट में सबसे पहला सामान क्या होना चाहिए? सबसे पहला क्या सामान होना चाहिए आपका? ड्रिंकिंग वाटर। क्या होना चाहिए? ड्रिंकिंग वाटर सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी है कि सबसे पहले पानी पहुँचाओ और उसके बाद खाना और रिलीफ साथ साथ। हरियाणा में स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड का अमाउंट डिसाइड कौन करता है? तो वो उनकी गवर्नमेंट की डिसाइड करती है। हर स्टेट का जो भी डिज़ास्टर रिलीफ फंड है वो उसकी स्टेट की करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। हरियाणा में साइक्लोन ड्रिल्स कितनी बार होती है? तो 2 बार होती है साल में। साइक्लोन से रिलेटेड ड्रिल्स 2 बार। HDM में ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना होता है? हरियाणा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 7 दिन। 7 दिन आपको मॉक ड्रिल में सितंबर के स्टार्टिंग में ही कराई जाती है ये ड्रिल्स, ताकि अगर कोई भी बाढ़ वगैरह है तो उसी टाइम वो लोग प्रिपेयर्ड हैं। हरियाणा की ग्राम पंचायत को डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए कौन सा ट्रेनिंग दिया जाता है? तो उनके लिए ग्राम पंचायत को डिज़ास्टर के लिए ग्राम सुरक्षा प्रोग्राम, आपदा मित्र और ग्राम पंचायत TRR तीनों ही दिए जाते हैं ऑन। अब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड 10 क्वेश्चन। हरियाणा में हीट वेव का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? सबसे ज़्यादा जो गर्मी है, हीट वेव्स है, वो हिसार में बढ़ती हैं। तो सबसे ज़्यादा गर्म हवाएं कहाँ चलती है आपकी? हिसार में। हीट वेव्स के दौरान सबसे ज़्यादा खतरा किस ग्रुप को होता है? तो वो सबसे ज़्यादा जो हम देखें लू से जो बच्चे बीमार होते हैं वो बच्चे और बड़े बूढ़े ही होते हैं। तो एल्डरली और चिल्ड्रन दोनों को ही होता है सबसे ज़्यादा, यंग एज को इतना नहीं होता है। हरियाणा में एयर क्वालिटी का इम्पैक्ट कौन सा डिज़ास्टर ट्रिगर करता है? जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर गिरता है तो कौन सा डिज़ास्टर ट्रिगर करता है? तो वो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी डिजीज़ होंगी, क्योंकि एयर क्वालिटी में जो भी अगर दिक्कत आती है तो लोगों को सांस से रिलेटेड बीमारियां ही होने लग जाती हैं। हरियाणा के अर्बन फ्लड्स का मेन रीज़न क्या है? अर्बन फ्लड्स का मेन रीज़न है पुअर ड्रेनेज, हाई रेनफॉल, एनक्रोचमेंट। आपने देखा होगा कि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर ना होने की वजह से जो हाईली रेनफॉल होती है उनका पानी जो है वो इकट्ठा होता जाता है और वो घरों तक रीच कर जाता है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा जो है अर्बन एरिया में फ्लड्स आती हैं। हरियाणा में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स है आपकी पानीपत रिफाइनरी, यमुनानगर प्लाईवुड और गुरुग्राम की फैक्ट्रीज, सारी ही हैं जितनी भी इंडस्ट्रीज आती हैं। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मॉनिटर करने के लिए हरियाणा में कौन सा प्रोजेक्ट है? तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मॉनिटर करने के लिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो है स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, SAPCC। यहाँ तो फुल फॉर्म दी गई है, आपको एग्ज़ाम में भी फुल फॉर्म नहीं दी होगी, तो आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी चाहिए और फुल फॉर्म भी। हरियाणा में हीट एक्शन प्लान किसके साथ इम्प्लीमेंट होता है? किस चीज़ के साथ हीट एक्शन प्लान भी होता है? तो वो आपका IMD और हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों ही मिलकर करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। हरियाणा में कोल्ड वेव्स का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस रीजन में होता है? ठंडी हवाएं सबसे ज़्यादा कहाँ चलती है आपकी? नॉर्थ बेल्ट में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है विंटर्स के टाइम पे।
हरियाणा में किस सीज़न में लाइटनिंग डेथ ज़्यादा होती है? लाइटनिंग डेथ ऑब्वियसली जो होंगी तो वो मानसून सीज़न में ही होंगी, क्योंकि जो बिजली कड़कती है और बिजली गिरती है वो ऑब्वियसली बारिशों के टाइम पे ही होंगी। तो ये आंसर नहीं भी पता हो तो कॉमन सेंस से आप आंसर लगा सकते हैं। अर्बन हीट आइसलैंड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा जो अर्बन हीट आइसलैंड है वो उसका इफेक्ट जो है वो गुरुग्राम में होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी वहीं हैं, तो सबसे ज़्यादा हीट इफेक्ट उधर ही होता है। अब है इंडिया लेवल के 30 MCQ करेंगे नेशनल पॉलिसीज़ और अथॉरिटीज़ के। NDMA का हेड कौन है? NDMA का हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होता है। NDMA कब बनाया गया था? तो 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी सबसे पहले। NDRF के कितने बटालियन इंडिया में हैं? जैसे आपके आर्मी के बटालियंस होते हैं, पुलिस की जो है, तो उसी तरह NDRF को भी बांटा गया है 16 भागों में, 16 बटालियंस में अभी तक 16 हैं। इंडिया में NIDM का लोकेशन जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये न्यू दिल्ली में है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पास हुआ था? तो 2005 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अलग अलग तरीक़ों से, तो आपको डेट याद होनी चाहिए। NIDM का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स SDRF का कंट्रोल कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, क्योंकि स्टेट का ही है, स्टेट ही इसको पैसा भी देती है। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट का लॉन्च किस मिनिस्ट्री के अंदर हुआ? तो ये होम अफेयर्स, क्योंकि ये देखिए कॉमन सेंस की बात है कि अर्थ साइंसेज है वो कुछ अर्थ से रिलेटेड साइंस कर रही होगी, जल शक्ति कुछ पानी से रिलेटेड होगा, लेकिन साइक्लोन रिस्क की बात हो रही है यहाँ पे। एनवायरनमेंट नाम का कोई मिनिस्ट्री है ही नहीं, मतलब तो हमारा होम अफेयर्स ही हो जाएगा। एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री तो है, लेकिन इसका यहाँ काम साइक्लोन से रिलेटेड नहीं है। IMD का फुल फॉर्म क्या है? IMD का फुल फॉर्म होता है इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन कब से लागू हुआ? तो ये 2015 में जो रिस्क रिडक्शन के बारे में सोचा गया। उससे पहले क्या होता था? 2005 से पहले जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता था वो कैसे होता था? वो हर 5 ईयर प्लान में उसको जोड़ दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि डिज़ास्टर उससे पहले आते ही नहीं थे, डिज़ास्टर उससे पहले भी आते थे, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग से नहीं बनाई गई थी, एक कमेटी अलग से नहीं बनाई गई थी फॉर्मुलेशन चैनल के अकॉर्डिंगली। 5 ईयर प्लान में ही उसमें इंक्लूड कर दिया जाता था कि इसके लिए हमें काम करना है। तो इसी तरह जब 2005 में ये बना है, उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर चीज़ें ऐड होती रही, तो अब आया कि रिस्क रिडक्शन भी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अब आपदा होने के बाद ही काम कर रहे हैं, उसके रिस्क को रिड्यूस करने के जो तरीके हैं वो पहले से ही कर लेने चाहिए। तो ये जो कमेटी बनी है 2015 में बनी। अब मेजर नेशनल डिज़ास्टर, जो सबसे बड़ी बड़ी नेशनल डिज़ास्टर आज तक हुई है उनके बारे में बात हो रही है कि 2004 का जो सुनामी है सबसे ज़्यादा किस स्टेट को प्रभावित किया? 2004 के सुनामी में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था वो था हमारा तमिलनाडु। भोपाल गैस ट्रेजिडी किस साल हुई थी? 1984 में। 1984 में हुई थी। भोपाल गैस रिफाइनरी वो लीक हो गई थी और बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी। 1999 में उड़ीसा का जो साइक्लोन आया था उसका नाम था सुपर साइक्लोन। उसका नाम क्या रखा गया था? सुपर साइक्लोन। गुजरात अर्थक्वेक कब आया था? जब सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी गुजरात में, तो वो 2001 में आया था। ये ईयर्स हैं, फैक्चुअल है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है। केदारनाथ फ्लड किस ईयर हुई है? वो 2013 में हुई है केदारनाथ फ्लड्स। प्लचे मीडिया डिज़ास्टर किस टाइप का है? प्लचे मीडिया डिज़ास्टर है जो वाटर के अंदर कमी होने के कारण, वाटर डिप्लीशन के कारण है। लेटर अर्थक्वेक महाराष्ट्र में किस साल आया था? वो आप लेट्यूर अर्थक्वेक जो है महाराष्ट्र में 1993 में आया था। 2020 का अम्फन साइक्लोन सबसे ज़्यादा किस स्टेट को प्रभावित किया? अम्फन जो साइक्लोन था वो सबसे ज़्यादा जो है वेस्ट बंगाल को प्रभावित किया था उसने। उत्तराखंड में जो बादल फटा था वो डिज़ास्टर कब हुआ था? वो भी 2013 में हुआ था। कोसी फ्लड किस स्टेट में हुई थी? कोसी फ्लड जो है वो बिहार में हुई थी। अब कुछ इंटरनेशनल से रिलेटेड डिज़ास्टर मैनेजमेंट 10 क्वेश्चन। डिज़ास्टर वर्ड किस भाषा से आया है? तो डिज़ास्टर वर्ड है जो लैटिन भाषा से हमने लिया है। बिल्ड बैक बेटर किस फ्रेमवर्क का फॉल्ड है? मतलब बिल्ड करना है, लड़ना है और अच्छा
वो बनाना है ताकि हम उसके लिए बच सके। तो वो हमारा सेंडाई फ्रेमवर्क है कि बनाओ, इतने अच्छे से बनाओ कि बाय चांस अगर गिर भी जाए तो बैक बेटर तो वापस उसको जल्दी से खड़ा किया जा सके। सुनामी का जापानीज़ मीनिंग जो होता है वो होता है हर्बर वेव्स। क्या होता है? हर्बर वेव्स। साइक्लोन ट्रैकिंग इंडिया में किस सैटेलाइट से होता है? तो वो आपका इनसेट से भी करते हैं हम लोग और ओशियन सेट से भी करते हैं, IRS को यूज़ नहीं करते हैं। NDMP का फुल फॉर्म क्या होता है? NDMP का फुल फॉर्म है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान। जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो प्लान बनाती है उसी को बोला जाता है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन कौन ऑर्गेनाइज करता है? ग्लोबल प्लेटफॉर्म मतलब जिसके अंदर सब लोग जाके अपनी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, तरीके सीख सकते हैं, तो वो आपका UNDRR करता है ऑर्गेनाइज। इंटरनेशनल डे है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। स्टॉप डिज़ास्टर्स गेम किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? इसके अंदर आपको रियलिटी चेक दिया जाता है कि किसके बाद क्या करना है अंडर UNDRR। इसके बाद है इंडिया का पहला सुनामी वार्निंग सेंटर जो है वो कहाँ है? सबसे पहला इंडिया का सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में है। पेरिस एग्रीमेंट प्राइमरीली फोकस करता है किस चीज़ पर? प्राइमरीली फोकस करता है आपका पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करता है। और इस तरीके से हमने टोटल 200 क्वेश्चन कर लिए हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 50-50 क्वेश्चंस की 4 वीडियोस हैं, बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे से हिंदी में क्वेश्चंस हैं। आप इजीली उन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि सिर्फ 30 मार्क्स के अंदर आपका बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आएंगे। तो अगर आप इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, तो आपके जो 70 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जो भी जॉब के लिए आप करेंगे उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन पर भी काम कीजिए। और GK GS आपने आप में ही बहुत बड़ी जो है वो सब्जेक्ट है, वो भी 30 मार्क्स के अंदर ही है। तो आई थिंक इन छोटे सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग इस तरह बीच बीच में रैंडम वीडियोस ही करते रहें तो आई थिंक आपके लिए सिलेबस के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू कमेंट टू मोटिवेट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।